हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हिमांशु है और आज हम हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसका ये सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस तरह से स्टार्ट हुआ था। लोगों ने बैस्टिल पर अटैक कर दिया था क्योंकि वो किंग के डेस्पोटिक रूल से खुश नहीं थे। आज हम देखेंगे कि जो ऐसा क्या हुआ था, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ थी, कैसे सर्कमस्टेंसेस तैयार हुए थे फ्रांस में कि लोगों को जो है रिवॉल्यूशन के लिए तैयार होना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। हम देखेंगे कि लेट 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी और ऐसा क्या सिस्टम था, वहाँ पर क्या सर्कमस्टेंसेस थे, वो देखते हैं। इन 1774 द लुई 16th ऑफ द बोर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 1774 में लुई 16th जो थे वो बोर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्हें फ्रांस का जो है थ्रोन मिला, मतलब वो राजा बन गए। सिर्फ 20 ईयर्स की जब उनकी एज थी तब वो एक ऑस्ट्रियन प्रिंस मैरी एंटोनेटे से उन्होंने जो है मैरिज कर ली, मैरिज हो गई उनकी। जब उनको ये एक्सेसन मिला, जब वो राजा बने, तो उन्होंने देखा कि उनकी जो ट्रेजरी है, खजाना है, वो बिल्कुल खाली हो चुका है। लंबे समय तक जो वॉर चलते रहे फ्रांस के, उसके कारण जो है उसके जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे फ्रांस के, सारे ड्रेंड हो गए, मतलब खाली हो गए, क्योंकि फ्रांस की जो है ब्रिटेन से और अदर कंट्रीज से जो है रेगुलर वॉर्स चलते रहते थे। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट। और इसके साथ भी उन लोगों को एक है बहुत ही आलीशान कोर्ट या बोले चाहिए महल जो है मैनेज करना पड़ता था, जिसका नाम है पैलेस ऑफ वर्सेलाइज। बहुत ही आलीशान महल था जिसके खर्चे पाने में भी इन लोगों के जो है बहुत सारा धन खर्च हो जाता था। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। फ्रांस ने लुई 16 के अंडर में 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प की थी, ये अपने कॉमन एनिमी ब्रिटेन के अगेंस्ट। ब्रिटेन ने वहाँ पर जो अमेरिका की कुछ पार्ट्स में जो है कब्जा कर रखा था, तो उनको वहाँ फ्री कराने के लिए फ्रांस ने उन लोगों की हेल्प की थी। तो इसके कारण भी जो है फ्रांस की जो है बहुत सारे जो है पैसा खर्च हुआ था। द वॉर एडेड मोर $1 बिलियन लीवर्स के आसपास जो है फ्रांस ने खर्च किया था अमेरिका की हेल्प करने के लिए। ऑलरेडी उनके ऊपर जो है 1 बिलियन लीवर का डेप्ट था, और जब इन लोगों पे भी खर्च कर दिया तो टोटल 2 बिलियन लीवर का डेप्ट हो गया। लैंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट, वो जिन लोगों ने स्टेट को जो है फ्रांस को जो है ब्याज दिया था, जब कर्जा दिया था, अब उन लोगों ने जो है 10% इंटरेस्ट के साथ जो है उन लोन्स को रिटर्न करना चालू कर लिया था। फ्रांस गवर्नमेंट जो थी, अब जितना भी उन्होंने इंक्रीज परसेंटेज ऑफ जितना भी बजट बढ़ाया था, या बोलना चाहिए कि पेमेंट्स पर जितना भी बजट था, इसके कारण जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उसको अपने बजट का बहुत सारा जो परसेंटेज है इसी जो है इंटरेस्ट को चुकाने में चला जाता था। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, आर्मी को मेंटेन करने में, कोर्ट को मेंटेन करने में, गवर्नमेंट ऑफिस को रन करने में, यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए जितना भी पैसा होता था, बड़ी मुश्किल से वो लोग मीट कर पा रहे थे। सो स्टेट ने क्या किया, स्टेट ने सोचा क्यों ना टैक्स बढ़ा दिए जाए, उन लोगों ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। एडिवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सब, फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू 3। उस टाइम पर जो फ्रेंच सोसाइटी है 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। ओनली मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट्स पेड टैक्सेस, लेकिन इसमें भी जो सिर्फ थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स होते थे सिर्फ वही टैक्स पे करते थे। द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। ये जो एस्टेट में जो फ्रांस की सोसाइटी डिवाइडेड थी, दरअसल ये फ्यूडल सिस्टम के थ्रू ये चलती थी, जो कि बहुत सालों पुराना था, मिडिल एजेस से चलता आया है। द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस फ्रांस बिफोर 1789। हम अभी जब आगे चल के ओल्ड रिजाइम वर्ड पढ़ेंगे तो उससे हम समझेंगे ओल्ड रिजाइम मतलब 1789 के पहले जो पॉलिसीज़ थी, जिस तरह से काम होता था, उस सिस्टम को हम ओल्ड रिजाइम कहते हैं। फिगर टू शोज हाउ द सिस्टम ऑफ एस्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज। इधर हम फिगर में देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो फर्स्ट एस्टेट है सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा क्लर्जी है, ये फर्स्ट एस्टेट का पार्ट होता है। फिर हम देखते हैं नोबिलिटी। दरअसल क्लर्जी में आ जाते हैं हमारे जितने भी जो पादरी लोग होते थे, चर्च आ जाता था, और में भी जो किंग होता था वो भी सबसे अपर स्टेट में ही आता था। सेकंड स्टेट की यदि हम बात करें तो वो नोबिलिटी होता था। नोबिलिटी मतलब नोबिलिटी में आ जाते थे कुछ नोबल्स आ जाते थे, लाइक कि जो राजा होता था, किंग होता था, उसके रिलेटिव आ जाते थे, और कुछ लोग होते थे जो बहुत बाय बर्थ जिनको कुछ जो है प्रिविलेजेस मिल जाते थे।
फिर यदि हम बात करते हैं थर्ड स्टेट की, तो थर्ड स्टेट में आ जाते हैं बिग बिजनेसमैन आ जाते हैं, मर्चेंट्स जाते हैं, कोर्ट आ जाता है, कोर्ट ऑफिशियल्स जाते हैं, लॉर्ड्स आ जाते हैं, ये और इसके साथ पीजेंट्स भी आ जाते हैं, आर्टिसंस भी आ जाते हैं, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, सारे के सारे जो हैं थर्ड स्टेट का पार्ट थे। जैसे कि हमने देखा कि ऊपर की जो 2 स्टेट होती थी इनको बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करने होते थे, जबकि पूरा का पूरा जो टैक्स का जो भार होता था, जो बर्डन होता था, पूरा थर्ड स्टेट को जो है मतलब झेलना पड़ता था। ठीक है। फिगर 2 shows how the system of estates in French society was organized. Peasants made up of 90% of the population. जो peasants होते थे वो 90% population थे फ्रांस की। However, only a small number of them owned the land they cultivate. लेकिन इनमें से बहुत ही कम होते थे जिनका खुद का लैंड होता था, खेत होता था। अबाउट 60% ऑफ लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स। जितना भी लैंड होता था फ्रांस का 60% जो होता था नोबल्स के पास होता था, या फिर चर्च के पास होता था, या फिर अदर रिच मेंबर जो होते थे थर्ड एस्टेट के, उनके पास होता था। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 एस्टेट्स, दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। क्लर्जी और नोबिलिटी एस्टेट के जो लोग होते थे उनको बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिल जाते थे। कैसे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज एग्जाम्पन्स फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इन लोगों को कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता था। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, जबकि नोबल्स को कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिल जाते थे, मतलब इनके पास खुद दूसरों से टैक्स लेने का जो है अधिकार होता था। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, जो फ्यूडल ड्यूज जो लेने होते थे इन लोगों को फॉर्मर से, वो ले लेते थे ये लोग, which they extracted from the peasants. Peasants were obligated to render services to the lord, to work in his house, fields, to serve in the army और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। जो पीजेंट्स लोग होते थे उनको अपने जो लॉर्ड होते थे उनके यहाँ काम करना ही होता था। उनके यहाँ वो घर में काम करते थे, फील्ड में काम करते थे, खेत में काम करते थे। जब आर्मी में रिक्वायरमेंट होती थी तब उनको जाना पड़ता था, और यदि कहीं पर रोड्स तैयार हो रही होती थी वहाँ पर भी जो है पीजेंट्स को अपना काम देना होता था। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ ऑल ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथेस। चर्च भी अपने हिस्से का जो टैक्स लेता था पीजेंट से उसको बोलते थे टिथेस। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द, और फाइनली जितने भी थर्ड स्टेट के लोग होते थे उनको स्टेट को तो टैक्स देना ही होता था, सरकार को तो टैक्स देना ही होता था। अब आप देख लें नोबल्स जो होते हैं और जो चर्च होते हैं किस तरह से जो है पीजेंट्स को उस टाइम पे एक्सप्लॉइट करते थे। दीज इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइले। जो गवर्नमेंट होती थी जो डायरेक्ट टैक्स वो लेती थी वो टाइले कहलाता था। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लिवाइड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शंस लाइक सॉल्ट एंड टोबैको। और इवन इस डायरेक्ट टैक्स के अलावा सॉल्ट, टोबैको और भी जितने जो हैं कुछ एवरीडे कंजप्शन के जो आर्टिकल्स होते थे उन पर भी जो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती थी। The burden of financing activities of the state through taxes were borne by third estate alone. अब गवर्नमेंट की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती थी उनमें जितना भी पैसे की ज़रूरत होती थी उस पूरे पैसा कहाँ से इकट्ठा आएगा, वो पूरा का पूरा जो पैसा है एज ए टैक्स थर्ड एस्टेट से लिया जाता था। तो हमने देखा कि थर्ड वीडियो में हमने देखा इस सेकेंड वीडियो में कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी। हमने देखा कि जो थर्ड एस्टेट है कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उस टाइम ये जो है फ्रांस में जो पीपल होते थे किस तरह से सर्वाइव करते थे।